हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ यहाँ पढ़ाता हूँ। और आज है 8 अगस्त, ठीक है। तो आज देखते हैं आपको क्या नया सीखने को मिलता है यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो में। और मैं आपका स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में। आगे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। तो चलिए देर करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज आपको क्या नया सीखने को मिलता है यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है कि 15 मई 2023 से 5 जून 2023 तक विश्व पर्यावरण दिवस तक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अभी मानसून सत्र चल रहा है, आपको पता होगा संसद में मानसून सत्र चल रहा है और वहाँ पे जो पुराने योजना परियोजनाएं हैं उन पे सवाल उठाया जा रहा है, उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड जो मंत्रालय है या मंत्री है वो लिखित अपना जवाब दे रहा है। तो ये सब योजनाएं पुरानी हैं और उनके बारे में यहाँ पे जब जवाब आ रहा है तो वो उभर के सामने आ रही हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक योजना है या कह सकते हैं एक अभियान है जो 15 मई से लेकर 5 जून तक चलाया गया था, यानी कि पर्यावरण दिवस तक चलाया गया था। ये लगभग 3 सप्ताह की अवधि तक चला था, ठीक है। तो पूछा गया कि इसमें जो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे, इसको आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था। किसके साथ मिलके? तो जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके साथ मिलके आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस अभियान को शुरू किया था, जिसका नाम था मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेरी लाइफ और मेरा स्वच्छ शहर है, इसमें ये किया गया है कि इसमें ट्रिपल आर मूवी की बात नहीं हो रही है। तो इसमें ट्रिपल आर कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। ट्रिपल आर कॉन्सेप्ट क्या है? एक आर से होगा रिड्यूस, फिर रीयूज, फिर रिसाइकल, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर रिड्यूस की बात की जाए तो आप अपने लाइफ में अपने जो दैनिक जीवन है उसमें आप कितना कम से कम कचरे का उत्पादन कर सकते हैं, कम से कम। जैसे कि मान लीजिए आप डेली 10 पॉलीथीन का यूज करते हैं, ठीक है। डेली आप 10 पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं तो ये तो एक वेस्ट ही तो हो रहा है ना, एक कचरा ही तो हो रहा है ना। तो इसे हम अगर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप उसको रिड्यूस इस तरह से कर सकते हैं कि आप 10 की जगह 5 पॉलीथीन का ही यूज करें, ओके। तो वो रिड्यूस हो गया, आपका कचरा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, यानी कि आपने वहाँ पे मैनेजमेंट कर लिया है रिड्यूस का। रीयूज की क्या बात है? रीयूज ये होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी बोतल लाए घर में, कोई भी बोतल ला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है या फिर कोई भी ड्रिंक की बोतल है या फिर वाटर की बोतल है, कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ है जिसे आप फेंकने की जगह उसका आप यूज कर लें। जब तक उसको आप रिसाइकिल नहीं करवा रहे हैं तब तक आप उसको यूज कर लें। जैसे कि मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ओके, तो आप उसे पानी पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर बॉटल उसको बना सकते हैं, उसे काट के उसमें पेन रख सकते हैं या फिर अदर कोई चीज़ें रख सकते हैं जिससे उसे रीयूज किया जा सके, ठीक है। उसे फेंकेंगे तो खराब ही होगा, एक तरह से वेस्ट बनेगा, उसे आप रीयूज करिए, ठीक है। तो ये रीयूज का मतलब होता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि देखिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको कचरे में फेंक दिया जाता है। तो उस कचरे को आप क्या क्या करिए, इकट्ठा करिए, ठीक है। उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट करिए और ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसमें शॉर्ट लिस्ट करिए कि कौन सा रिसाइकिल करने योग्य है। अगर वो मिल जाता है आपको तो एक जगह उसको एकत्रित करिए। उसके बाद उसको उसका कतरन किया जाता है, उसका श्रेडिंग किया जाता है, काटा जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, फिर इसको अच्छी तरह से वॉश किया जाता है। उसके बाद इसे क्या किया जाता है, मेल्ट करके फिर से एक नए बोतल का आकार उसको दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल हम अपने दैनिक लाइफ में क्या कर सकते हैं, इन ट्रिपल आर को अपना सकते हैं, ओके। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत और अफ्रीकी देशों के, ठीक है, अगले प्रश्न पर मैं पहला जो प्रश्न था वो पहले दिखा देता हूँ दोबारा। तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान जो है वो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया गया और किसके सहयोग से? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो जब पहला शब्द आ जाता है ना तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुणे में। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का जो पहला संयुक्त सम्मेलन हुआ था वो पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो अफ्रीका यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए, ये वर्ल्ड का मैप है, ये एशिया है पूरा, ये अपने सुंदर भारत वाला लोकेशन यहाँ देखिएगा, और ये है अफ्रीका का लोकेशन, ठीक है। ये है इंडियन ओशन और ये है अफ्रीका का लोकेशन, यहाँ पे दिखेगा आपको मेडागास्कर। तो अफ्रीका की कई सारी कंट्री, ठीक है, एक साथ आई। अफ्रीका की कई सारी कंट्री के जो आर्मी चीफ हैं वो लोग एक साथ आए और गए थे यहाँ पे भारत, कहते हैं चलते हैं भारत चलते हैं। वहाँ पे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उनसे मुलाकात करते हैं और एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जो हिंद महासागर है उसमें डकैती कम हो, ओके, यहाँ पे एक रास्ता, सुगम रास्ता बनाया जा सके, इसके हिंद महासागर के जो संसाधन है, जो ब्लू इकोनॉमी है, उसको हम अच्छे से अनवेल कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी प्लान बनाना है तो हमें भारत का मदद लेना पड़ेगा। इंडियन ओशन में उसका काफ़ी पैठ चलता है, उसका काफ़ी नाम चलता है, तो हमें भारत से मदद लेना पड़ेगा। तो ये लोग पुणे में मिले और वहाँ पे बातचीत हुई। और पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ हुआ था इनका? तो पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में। ओके, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू किया और ये योजना किसके लिए थी? तो ये आपको बताना है, ठीक है, किससे संबंधित थी ये आपको बताना है। आप कहेंगे 1 जून 2020 की न्यूज़ बता रहे हैं गुरुजी। अरे भैया, मैं अभी आपको बताया हूँ कि जो मानसून सत्र चल रहा है ना, उसमें जो पुरानी योजनाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, उनमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, उससे कितना अचीव किया गया है, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो ये सब प्रश्न उस मंत्रालय से पूछा जा रहा है और उससे रिलेटेड जो मंत्री उससे पूछा जा रहा है, तो वो जवाब दे रहे हैं, इसलिए ये सब चर्चा में आ रहा है न्यूज। और यही आगे चल के एग्जाम में पूछ लेता है तो आप कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा पुराना प्रश्न पूछ लिया, कैसे इतना पुराना करंट कैसे पूछ लिया? तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, स्वनिधि योजना की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो स्वनिधि योजना है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनसे संबंधित है। स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट मतलब गली होती है, जो गली वली में घूम के सब्जी बेचते हैं, ठेले पे देखते हैं कुछ सामान बेचते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो वेंडर हैं, जो एक असंगठित ग्रुप है इनका, क्या लगा मतलब कोई संगठन इनका नहीं होता है कि इन मान लीजिए कोई भी ठेले पे कोई सामान बेच रहा है, क्या वो संगठित है? कहने का मतलब ये है कि क्या उसको किसी नियम कानून के तहत अगर उससे भविष्य में मान लीजिए कुछ हो जाता है तो क्या उसके लिए कोई नियम कानून बना है कि हाँ, इसको मान लीजिए इसका पैर टूट गया तो पैर टूट गया तो क्या उसे कोई मेडिकल अलाउंस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या वो उसकी अगर मृत्यु हो गई तो क्या उसके परिवार को कोई सरकार फ़ायदा देगी या पैसा देगी? नहीं देगी। तो ऐसे जो मजदूर होते हैं उसे असंगठित मजदूर कहते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो एक असंगठित ग्रुप में आते हैं। तो उनके लिए प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना शुरू किया गया था। और ये क्यों शुरू किया गया था ये भी मैं आपको बता दूँ। आपको पता है 2019 में, ठीक है, 2019 के एंड में कोविड आया, ठीक है, कोविड आया यानी कि कोरोना वायरस आया और 2019 के एंड में ही आया तो इसे कोविड-19 कहा जाने लगा। 2019 के साल में आया था तो कोविड-19 कहा जाने लगा इसको। तो उस समय बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, बहुत से लोगों की जो इकोनॉमी स्थिति है वो जर्जरा गई, कैसे कह दीजिए, जर्जरा गई, चरमरा गई, जो भी कहें वो कम है, क्योंकि वो एक टर्निंग पॉइंट था और उसमें बहुत लोगों को नुकसान हुआ, बहुत लोग घर बैठ गए, बहुत लोगों का घर टूट गया, बहुत कुछ हुआ उसमें, ठीक है। तो स्ट्रीट वेंडर्स भी उसमें काफ़ी परेशान हुए थे, क्योंकि वो मान लीजिए गांव से गए थे शहर कमाने के लिए, लेकिन वो लोग भाग के फिर क्या हुआ, गांव चले गए, ये फिर उनका रोजगार ठप हो गया। तो फिर से सरकार जब थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति हुआ कोविड-19 का, तो उनको फिर से ये लोग सरकार लोन देना चाहिए कि अब मैं आपको कम ब्याज पे लोन देता हूँ, ठीक है, आप लीजिए, आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगा जाएगा, आप कम डॉक्यूमेंट्स ही लाइए, डॉक्यूमेंट्स मत ही लाइए, लेकिन आप लोन ले लीजिए, आप अपना कारोबार फिर से शुरू कर दीजिए। इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लिए होंगे। तो इसमें देखिए 10,000 रुपया देने की शुरुआत की गई। अगर जो टाइम से पैसा 10,000 दे दिया, लोन टाइम से चुका दिया, तो उसको फिर 20,000, उसके बाद अगर 20,000 भी अगर वो टाइम से चुका दिया तो उसे 50,000 तक लोन दिया जा सकता था। दिया जाता है इस प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना के तहत, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो चलें आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं, के अध्ययन के लिए खुद का मैथमेटिकल मॉडल यानी कि गणितीय मॉडल डेवलप किया है? तो ऐसा नहीं है
कि इससे पहले मॉडल नहीं था टीवी के लिए, मैं इससे पहले भी मैथमेटिकल मॉडल था, लेकिन ये खुद का मैथमेटिकल मॉडल बना है तो ये है भारत। ठीक है, भारत ने ऐसा कारनामा किया है और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। मैथमेटिकल मॉडल होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोविड-19 आया, तो मैथमेटिकल मॉडल ये होता है ना कि ये कितना स्प्रेड करेगा, उससे ये पता चल जाएगा, अनुमान लगा लेंगे हम लोग कि हाँ ये कितना स्प्रेड होने वाला है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं इस समय आई फ्लू जो चल रहा है, तो ये कितने तेज़ी से फैलेगा और क्या इसमें क्या संभावना है, ठीक है, खतरे की, और इससे कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं, ये सब मैथमेटिकल मॉडल होता है। ठीक है, तो ये कोई अगर देश डेवलप कर ले रहा है ये तरीका, तो उसको WHO से ज़्यादा सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि WHO बहुत थोड़ा देरी करके रिपोर्ट देता है किसी भी देश के मामले में। तो भारत ने टीबी के मामले में ये मैथमेटिकल जो मॉडल है वो विकसित कर लिया है। तो इससे ये होगा कि भारत अपने यहाँ ये अनुमान लगा पाएगा कि कितने लोगों को टीबी है और कितने लोगों को उनसे टीबी फैल सकती है, या अभी कितने लोगों को टीबी हो सकती है, कितने लोगों की टीबी से मृत्यु हो सकती है और कितने लोगों को उपचार हो सकता है। क्योंकि भारत ने टारगेट रखा है 2025 तक टीबी उन्मूलन का। ठीक है, 2025 तक टीबी उन्मूलन का तो ज़्यादा समय है नहीं, तो इस तरह से प्रोग्राम तो भारत को लाना ही पड़ेगा। ठीक है, और 2023 की बात करें तो देखिए 24 मार्च को हर साल टीबी दिवस यानी कि टीबी जो क्षय रोग दिवस है उसको मनाया जाता है। और इस बार 2023 की थीम क्या है? यस। ठीक है, यस वी कैन एंड टीबी, वी कैन एंड टीबी इस बार की थीम है। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इतनी सारी बात यहाँ पे हुई। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो उत्तर भारत की पहली नदी संरक्षण परियोजना जो थी, जिसका नाम था देविका प्रोजेक्ट, ठीक है, देविका रिवर प्रोजेक्ट, तो इसे नमामि जो गंगा प्रोजेक्ट है ना, उसके तर्ज पे इसको चलाया जा रहा था। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो देविका नदी है वो किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देविका नदी कभी आपने शायद न ही नाम इसका सुना हो, लेकिन अब सुन रहे हैं देविका नदी, तो अब देविका नदी समझ लीजिए ये कहाँ पे बहती है। तो ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहती है ये, और जम्मू कश्मीर से ये होके, ठीक है, मैं आपको अगर बता दूं तो ये जम्मू कश्मीर से बह के रावी नदी में जाके मिल जाती है, और भी कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में जब रावी नदी पहुंचती है वहाँ पे देविका नदी जाके रावी नदी में मिल जाती है, वो भी पाकिस्तान में। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इस देविका नदी को गंगा नदी की बहन कहा जाता है। जो हमारे यहाँ गंगा नदी है या गंगा माँ जिसे हम बोलते हैं, उनकी बहन कहा जाता है देविका नदी को। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये कश्मीर के उधमपुर से निकलती है, और कहाँ जाके ये किस नदी में मिलती है, तो रावी में, ये पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। ठीक है, अगर देविका नदी परियोजना की बात करें तो इसके तहत क्या किया जाएगा? जो नदी के किनारे स्नान घाट होते हैं उनका विकास किया जाएगा, और उससे रिलेटेड आप देखते होंगे कि श्मशान घाट भी होते हैं जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, जो मर जाते हैं उनको वहाँ पे जलाया जाता है, तो उसको भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, श्मशान घाट को अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा कि आधा अधूरी जली लाश या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी नदी में न प्रभावित की जाए। ठीक है, वहाँ पे जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा। उसके बाद जिससे नदी प्रदूषित होती है, जैसे सीवेज होते हैं, सीवेज यानी कि अब जो शहर का कचरा होता है, गंदा पानी होता है, ठीक है, जो घरों से सबके निकल के जाता है, वो सीधे नदी में नहीं गिराया जाना चाहिए। उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए बाकायदे। तो इस तरह से जो भी परियोजना थी ये चलाया जा रहा था देविका नदी परियोजना के तहत, देविका नदी को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो इस सब ये अगर ये प्रोजेक्ट चलाया गया ना, तो देविका नदी में काफ़ी क्लीननेस आई है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट की जा रही थी। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि देविका नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। तो ध्यान देंगे ये जम्मू कश्मीर के, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है और ये जाके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो अभी ये जो देविका नदी प्रोजेक्ट है ना, वो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत चलाई जा रही थी। तो आप जान जाइए कि नेशनल लेवल पे यानी कि पूरे भारत लेवल पे एक रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया जाता है 1995 से। ठीक है, तो उसके तहत क्या किया जाता है ना, जो नदी होती है उन्हें प्रदूषित होने से रोका जाता है। आपको पता है ये नदी कैसे प्रदूषित होती है? ज़्यादातर घरों से कचरा निकलता है या फिर जो भी सीवेज निकलता है वो सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। कैटल से जो सीवेज निकलता है नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है वो सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नदियाँ
गंदी होती हैं, तो इन्हीं सभी को रोकना है जिससे कि नदियाँ गंदी न हो। ठीक है, आगे चलें तो राइट टू हेल्थ बिल के बारे में बात करें तो राइट टू हेल्थ यानी कि हेल्थ संबंधी जो आपके अधिकार हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए देश का पहला राज्य कौन आगे आया है, यानी कि राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान ने देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो राइट टू हेल्थ बिल लाया है। और यहाँ पे राजस्थान का ये मैप है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान का मैप। इसकी पूरी बाउंड्री इधर से लगती है पाकिस्तान से, और अगर स्टेट की बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश और गुजरात से भी इसकी बाउंड्री लगती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे राजस्थान सरकार क्या कह रही है कि अगर कोई भी मरीज अस्पताल में इमरजेंसी में जाता है तो डॉक्टर उसे ये नहीं कहेगा कि आप पहले कैजुअलिटी फॉर्म भरिए, उसके बाद पुलिस केस करिए, ठीक है, पैसा लाइए तब ट्रीटमेंट होगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी मरीज इमरजेंसी में जाता है तो उसका पहले तुरंत इलाज होगा, उसके बाद उससे जो भी फॉर्म भरवाना है भरवाइए आप। अगर उससे पुलिस केस करना है तो पुलिस केस करिए, लेकिन अगर उसको इमरजेंसी है तो उसका इलाज तुरंत होना चाहिए। ठीक है, ऐसा राजस्थान सरकार कह रही है। तो इस पर बहुत सारे बवाल ववाल हुए थे। उसके बाद ये बिल अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, आगे चलें तो भारत के हथकरघा और बुनाई समुदाय को सम्मानित करने और भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष हथकरघा दिवस यानी कि हैंडलूम डे, प्रतिवर्ष हैंडलूम डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 7 अगस्त। 7 अगस्त को प्रतिवर्ष हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है ना, जो हैंडलूम होता है, हैंडलूम आप ज़्यादातर देखे होंगे गांव में या फिर बनारस की गलियों में आप चले जाएं तो वहाँ पे हैंडलूम यानी हाथ से जो सूत काटा जाता है, ठीक है, जो कपड़ा बुना जाता है उसे हैंडलूम यानी हाथ से बनाया हुआ कपड़ा कहते हैं। यानी हाथ से वो मशीन चलाई जाती है, करघा जिसे बोलते हैं। वो मशीन होती है जिसमें जो धागा होता है उसे काटा जाता है और उससे कपड़ा बनाया जाता है, कालीन बनाया जाता है, दरी बनाई जाती है, गलीचा बनाया जाता है, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो वो हथकरघा होता है। और इस उद्योग से या फिर कह सकते हैं इस रोजगार से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं और लाखों लोगों को ये रोजगार देता है। मुख्यतः महिलाएं इससे ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो अब इनका मान लीजिए ये जुड़ी हैं तो ये भी तो इकोनॉमी में यानी भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इनकी योगदान को, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक योगदान को उजागर करने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ ये लोग भी हमारे देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं, तो इनको सम्मानित करने के लिए 7 अगस्त को हर साल हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अब ये कहेंगे कि 7 अगस्त को ही क्यों ये दिवस चुना गया, क्योंकि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को, तभी से इसी डेट को ये ले लिया गया है कि 7 अगस्त को ही हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो ये तो 7 अगस्त को ही शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार जब हथकरघा दिवस मनाना शुरू किया गया था तो 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में इसका अनाउंसमेंट किया गया। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें, और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो इसका मेजबानी कौन सा देश नहीं करेगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है कतर। कतर अभी 2022 में इसका मेजबानी कर चुका है, लेकिन 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका मेजबानी कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, ये तीनों लोग मिलकर करने वाले हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये है विश्व का मैप, और ये है अमेरिका, अमेरिका कॉन्टिनेंट। और इसको मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे नॉर्थ में दिखेगा कनाडा, इसके नीचे दिखेगा साउथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके साउथ में दिखेगा मैक्सिको। तो ये तीनों लोग मिलकर 2026 में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करने वाले हैं। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो देश के लगभग 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को, 1300, ठीक है, 1300 जो इम्पोर्टेंट प्रमुख यानी कि रेलवे स्टेशन है उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। लेकिन अभी पहली जो शुरुआती चरण में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, कितने रेलवे स्टेशनों का मतलब उन्हें मॉडर्न किया जाएगा, तो ये ऑप्शन है आपके। ठीक है, टोटल तो 1300 किए जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट पहले चरण में कुछ रेलवे स्टेशन को भी लिया गया है, तो इसका सही जवाब है 508। अभी 508 रेलवे स्टेशनों का क्या किया जाएगा, आधुनिकता के साथ अमृतकाल आते आते, अमृतकाल कब आएगा आपका, जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे यानी 2047 तक अमृतकाल आएगा, तब तक क्या करना है, 1300
रेलवे स्टेशनों का विकास कर लेना है, लेकिन अभी 508 रेलवे स्टेशनों को लेकर चला जा रहा है यहाँ पे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पुस्तकालय के विकास से समाज और संस्कृति का विकास होता है। अभी हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव कहाँ मनाया गया, यानी कि आप जहाँ भी लाइब्रेरी देखेंगे, अच्छी लाइब्रेरी, ये नहीं आज की लाइब्रेरी की जाके वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं अपने खुद का बुक लेके। एक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि वहाँ पे तमाम तरीके की आपकी बुक, आपको वहाँ पे बुक मिलेंगी, हर एक लैंग्वेज में वहाँ पे बुक मिलेंगी, हर एक चीज़ से रिलेटेड वहाँ पे आपको बुक यानी कि किताब मिलेंगी, ठीक है। और अगर किताब बहुत सारी वहाँ पे मिल रही हैं, अच्छी अच्छी किताब मिल रही है, तो समझ लीजिए वहाँ पे जो सोशल चीज़ें हैं ना, सामाजिक जो चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो उसमें संरक्षित हैं, आपको उसको बस पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पुस्तकालय महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया, तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में मनाया गया। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में पुस्तकालय दिवस कहाँ मनाया गया, तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश, ये है राजस्थान, सॉरी राजस्थान तो लगा है, राजस्थान से एनसीआर क्षेत्र लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली का क्षेत्र लगा हुआ है। अगर एनसीआर की बात करेंगे तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिले इसमें आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर कोई त्रुटि हुई है यानी कि कोई मिस्टेक हो रही हो हमसे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के वीडियो में। उससे पहले मैं और कुछ वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।